डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर शगुफ्ता स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले हफ्ते से आपके लिए वीडियो नहीं लाया था, किसी कारण से नहीं आ पा रहा था। एक तो आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहा होगा क्योंकि आप लोग होली का फेस्टिवल मना रहे थे, और दूसरा कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम था जिसकी वजह कर हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स, आज से हमारा वीडियो फिर नए टॉपिक के साथ लगातार अपडेट रहेगा। आई होप कि आप लोग होली का फेस्टिवल मनाने के बाद फिर पूरे ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपनी तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, समय कम है और तैयारी भी पूरी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी तैयारी का एक नया टॉपिक। और आज का हमारा नया टॉपिक जो है ये मध्यकालीन भारत के प्रारंभ से मैंने लिया है। बहुत बार इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। मध्यकालीन भारत की बात जब हम करते हैं तो मध्यकालीन भारत को हम लोग मोहम्मद बिन कासिम यानी कि मुस्लिम पहले अरब मुस्लिम आक्रमण से देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत में एक लॉन्ग गैप देखने के लिए मिलता है कि जहां कोई आक्रमण नहीं होता है अरबों की ओर से। लेकिन इसके बाद भारत पर पहला आक्रमण महमूद गजनवी का होता है, और इसे हम पहला आक्रमण ना कहें क्योंकि लगातार महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक को चुना है वो टॉपिक है महमूद गजनवी। आज हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी को वो कौन था, कहाँ से आया, कितनी बार भारत पर आक्रमण किया, कब कब किया, किस क्षेत्र पर किया, और महमूद गजनवी के इन 17 आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सारी चीज़ों को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। आप लोग हमारे साथ एक नोट्स बुक लेके बैठे हैं, और जो मैं आपको अपने साइड में नोट्स देती रहती हूँ लेक्चर के साथ साथ, उसे कॉपी पे नोट डाउन करें ताकि आपका एक बेहतरीन नोट कम समय में तैयार हो जाए। बाद में रिवीजन के लिए ये काम आएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं महमूद गजनवी की बात। महमूद गजनवी जो कि मध्य एशिया फारस की तरफ से भारत आया था, गजनी का शासक था। इसके बारे में कहें तो ये गजनवी राजवंश का एक ऐसा शासक था जिसने इस्लाम धर्म और ख़ासकर सुन्नी संप्रदाय के फैलाव के लिए प्रारंभ में काफ़ी ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई। महमूद गजनवी की यदि बात करें तो इसके सारे आक्रमण जो हैं वो साम्राज्य विस्तार की नीतियों को लेकर भी हैं, धर्म विस्तार की नीति को लेकर भी है। और गजनवी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि गजनवी किताबों का, साहित्य का बहुत बड़ा शौकीन था, और ये अपने साथ 16 बैलगाड़ियों पर अपनी लाइब्रेरी रखता था। एक बहुत बड़ी हुजूम साहित्यकारों की यानी इतिहासकारों की, जिनमें उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी जैसे शख्स इसके समूह में शामिल थे, जिन्हें ये हमेशा अपने साथ रखता था। महमूद गजनवी का केंद्र जो था वो अफ़गानिस्तान था। उसने जिन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया, उन क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो आज का पूर्वी ईरान उस क्षेत्र में से एक है, अफ़गानिस्तान, भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान, उत्तर पूर्व का जो पश्चिम का जो भारत है, उत्तर पश्चिम का भारत, ये सब उस समय महमूद गजनवी के क्षेत्र विस्तार के बाद महमूद गजनवी के क्षेत्र में आता था। वो मूलतः तुर्क का रहने वाला था, गजनवी तुर्क था, और उसने अपने युद्ध की जो पद्धति अपनाई थी वो पद्धति शिया संप्रदाय से संबंधित, इसे हम लोग फातिमी खलीफी पद्धति कहते हैं, वो था। उसने काबुल शाही हिंदू जो थे, काबुल शाही उनका कश्मीर प्रांत पर भी कब्जा किया। ये इस्लाम धर्म प्रचार के साथ साथ छापामार युद्ध करता था, यानी आक्रमण करना और आक्रमण करके अपने साथ धन को लूट कर ले जाना, इसकी प्रमुखता होती थी। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो महमूद गजनवी को एक आक्रामक शासक, एक आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। महमूद गजनवी जिसके जो पिता थे, महमूद गजनवी के पिता तुर्क थे और ये तुर्क वंश से ही संबंधित था। महमूद गजनवी फारसी भाषा के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसके दरबार में रहने वाले फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा की रचना की,
वो फ़ारसी में जब शाहनामा की रचना करते हैं तो कई जगह ये फिरदौसी की आलोचना भी करता है, लेकिन फिर भी फ़ारसी भाषा के पुनर्जागरण के लिए, फैलाव के लिए, दूसरे देशों तक फ़ारसी को पहुंचाने के लिए भी गज़नवी को प्रमुखता से जाना जाता है। गज़नवी ने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किए और इन 17 बार के आक्रमण में उसकी प्रमुखता होती थी भारत से धन संपदा को लूटना। उसका आक्रमण साम्राज्य विस्तार के लिए कम, धर्म प्रचार, लूट के लिए ज़्यादा था। हालांकि उसके काल में साहित्य और संस्कृति का भी विस्तार हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके साथ उतबी, अलबरूनी जैसे कई, फिरदौसी जैसे साहित्यकार उसके साथ होते थे। उसने अपना एक किताबखाना बना रखा था जो वो हर जगह जाते समय अपने साथ लेकर चलता था। पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था। कहा जाता है कि जब इसकी सेना मार काट करती, लूटपाट मचाती, तो ये उन क्षेत्रों के साहित्यों को एकत्रित करता था। तो ये तो कुछ शॉर्ट में बातें हुई महमूद गज़नवी से संबंधित कि गज़नवी ने क्या क्या किया। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे गज़नवी के द्वारा किए गए आक्रमण को, एक एक करके हम उसके सारे आक्रमण को देखेंगे। उसने भारत पर कुल मिलाकर 16 बार आक्रमण किया। 17वां आक्रमण उसका अंतिम हो गया था और ये आक्रमण शुरू होता है 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण महमूद गज़नवी ने हिंदू शाही राजा के जो क्षेत्र थे सीमावर्ती, जो भारत की सीमा से लगे हुए क्षेत्र थे, वहाँ किया और वहाँ कुछ दुर्गों पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद, लूटपाट करने के बाद गज़नवी वहाँ रुका नहीं और प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में करने के बाद वो वापस चला गया। तो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में कहाँ किया? हिंदू शाही राज्य जो सीमावर्ती थे वहाँ किया। दुर्गों पर अधिकार करने के बाद वो पुनः वापस चला गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं गज़नवी का दूसरा आक्रमण। दूसरा आक्रमण वो ठीक अगले साल 1001 में करता है। ये आक्रमण भी हिंदू शाही राज्य जहाँ का राजा जयपाल था उस पर किया गया था। इस आक्रमण में जो हिंदू शाही राजवंश की राजधानी थी वह हिंद, जिसे उदंडपुर के नाम से भी जाना जाता है, उस पर गज़नवी का अधिकार हो जाता है और इससे आहत होकर जो वहाँ का हिंदू शाही शासक था जिसका नाम राजा जयपाल था, वो आत्मदाह कर लेता है, स्वयं को अग्नि के हवाले कर लेता है और इस तरह वहाँ उसका दूसरा आक्रमण कंप्लीट होता है। इसके बाद गज़नवी इसी वर्ष यानी कि 1001 में ही तीसरा आक्रमण करता है और ये तीसरा आक्रमण वो करता है उच्च के शासक वज़ीरा के खिलाफ। वज़ीरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया था और महमूद के आक्रमण के कारण वज़ीरा सिंधु के क्षेत्र में भागकर छुप जाता है और बाद में वज़ीरा आत्महत्या कर लेता है। यानी देखिए, दूसरे आक्रमण में राजा जयपाल ने आत्मदाह कर लिया, तीसरे आक्रमण में राजा वज़ीरा ने आत्महत्या कर ली। तो कुल मिलाकर ये दो राजा महमूद गज़नवी से बचने के लिए सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद गज़नवी का चौथा आक्रमण जो होता है 1005 में होता है। पहला 1000, दूसरा 1001 हिंदू शाही सीमावर्ती पर पहला किया था उसने, दूसरा हिंदू शाही राजा जयपाल पर किया और तीसरा राजा वज़ीरा पर किया जो उच्च का शासक था। और चौथा आक्रमण 1005 में किया और 1005 में ये आक्रमण उसने किसके खिलाफ किया? मुल्तान पर किया। ये आक्रमण जो चौथा आक्रमण है गज़नवी का, ये मुल्तान पर होता है और उस समय मुल्तान का शासक होता है दाऊद। चौथे आक्रमण के समय जब वो मुल्तान पे आक्रमण कर रहा होता है तो मुल्तान का शासक दाऊद था। गज़नवी ने दाऊद को जो आक्रमण किया, इसके बाद भटिंडा जहाँ का राजा आनंदपाल था उस पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। यानी कि दाऊद को मुल्तान में हराया, भटिंडा में आनंदपाल को हराया और अंत में हारने के बाद दाऊद ने गज़नवी की अधीनता स्वीकार कर ली और अधीनता स्वीकार करने के बाद गज़नवी ने दाऊद को मुक्त कर दिया और कहा कि ठीक है, आप शासन करो
और लूटपाट करके जो धन लेना था वो लेकर वो चला गया। तो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में निकट सीमावर्ती हिंदू शाही वंश पर, दुर्गों पर, लेकिन वो वहाँ से वापस चला गया। 1001 में किया हिंदू शाही राजा जयपाल पर, अंततः राजा जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। फिर 1001 में ही उच्च के राजा जो कि वजीरा था उस पर किया, वजीरा ने आत्महत्या कर ली, सिंधु में पहले छुपा फिर आत्महत्या कर ली। चौथा आक्रमण उसने मुल्तान पर किया, मुल्तान का राजा दाऊद था, दाऊद ने गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली और अधीनता स्वीकार करने के बाद दाऊद को उसने छोड़ दिया। उसी समय भटिंडा का राजा आनंदपाल था, उसे पराजित किया और यहाँ से इसका जो अभियान चल रहा था। अब गजनवी का 5वां आक्रमण हम लोग देखते हैं 1007 ईस्वी में। अभी उसका काफिला काफ़ी आगे 17 आक्रमण तक जाएगा। तो 1007 ईस्वी में गजनवी ने अपना 5वां आक्रमण सुखपाल को दंड देने के लिए किया। सुखपाल जो कि शासक था और वो इस्लाम धर्म अपनाने के बाद इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, तो उसे दंड देने के लिए 5वां आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में जो सुखपाल नामक शासक था उसे हरा कर पराजित करके गजनवी ने बंदी बना लिया। इस तरह गजनवी का 5वां आक्रमण भी संपन्न हुआ। छठा आक्रमण गजनवी का जो है वो होता है 1008 ईस्वी में। वो कब होता है? 1008 ईस्वी में होता है। 1008 ईस्वी में गजनवी ने अपना छठा आक्रमण किया और छठे आक्रमण में गजनवी ने किसको टारगेट किया? जो आनंदपाल था, भटिंडा का शासक, जिसे पहले उसने और तीसरे आक्रमण में हरा रखा था, चौथे आक्रमण में फिर उसके खिलाफ आक्रमण करता है आनंदपाल के विरुद्ध। और इस बार आनंदपाल जो कि भटिंडा से जाकर उज्जैन तक में छुपा हुआ था और उज्जैन में उस समय परमार का शासक था, ग्वालियर में कछवाहा, तब ये अपने छठे आक्रमण के द्वारा ग्वालियर, उज्जैन, कलिंजर, इन सारे क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। सबसे बड़ी बात थी कि किसी भी आक्रमण के बाद ये रुकता नहीं था। आक्रमण करना, धन संपदा लूटना, जिसको दंडित करना और पुनः वापस मुड़ जाता था अपने सीमा में। तो इस तरह गजनवी का 6 आक्रमण हो जाता है। कहाँ तक? 1008 ईस्वी तक। छठे आक्रमण के बाद गजनवी का जो 7वां आक्रमण है, लेकिन छठा आक्रमण एक नाम हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि छठे आक्रमण में ही गजनवी खोखरों के साथ, पंजाब के खोखरों के साथ युद्ध करता है, क्योंकि खोखर आनंदपाल की सहायता कर रहे थे। और इस युद्ध में लगभग 30,000 खोखर महमूद गजनवी पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे कि गजनवी थोड़ा विचलित होता है और पीछे की ओर हटता है। पहली बार था कि किसी ने गजनवी को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था और ये आनंदपाल को सहायता खोखरों ने दी थी। लगभग कहा जाता है कि 30,000 खोखर शामिल थे और इसके कारण गजनवी पीछे हटता है और दुर्भाग्य से गजनवी को बीच मैदान में छोड़कर उसकी सेना भाग जाती है। बाद में गजनवी भी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसी बीच गजनवी की सेना से भयभीत होकर आनंदपाल का जो सेना हाथी है वो भी मैदान से भाग जाता है और आनंदपाल की सेना पराजित हो जाती है। तो पहले आनंदपाल खोखरों की सहायता से गजनवी को पीछे ढकेलता है, लेकिन बाद में आनंदपाल की पराजय होती है और इस तरह गजनवी का छठा आक्रमण भी समाप्त होता है। इसके बाद बात आती है गजनवी के 7वें आक्रमण की, जो होता है 1109 ईस्वी में। 1109 कह रहे हैं, 1009 ईस्वी में। और इस आक्रमण में गजनवी का जो 7वां आक्रमण था ये होता है कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश में, जहाँ नागरकोट था। हिंदुओं ने नागरकोट के किले में बहुत सा धन एकत्रित कर रखा था जो हिंदू शाही वंश था, और इसी धन को प्राप्त करने के लिए महमूद गजनवी जो है वो आक्रमण करता है नागरकोट पर। इस आक्रमण में फरिश्ता के अनुसार, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार 7 लाख स्वर्ण दिनार, कितने स्वर्ण दिनार? 7 लाख स्वर्ण दिनार
और 700 मन चांदी और 200 मन शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं और 2000 मन रजत, अपरिष्कृत रजत यानी कि शुद्धिकरण नहीं किया हुआ रजत यानी कि चांदी, और 20 मन पन्ने, हीरे, मोती गजनवी को प्राप्त होते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि नागरकोट में हिंदू शाही वंश ने जो धन एकत्रित कर रखा था उनकी मात्रा कितनी थी। 7 लाख स्वर्ण दिनार थे, 700 मन चांदी के सिक्के थे, उसके बाद 2000 मन शुद्ध सोना था, 2000 मन अपरिष्कृत चांदी था, 20 मन हीरा मोती पन्ने थे, और ये सब धन गजनवी को प्राप्त होते हैं। और कहीं ना कहीं ये धन गजनवी को बार बार भारत बुलाने का कारण बन जाते हैं, क्योंकि गजनवी समझ जाता है कि भारत में जो हिंदू शाही वंश है इनके पास बहुत अधिक ख़जाना है और हम इस ख़जाने का प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं। और ये पुनः बार बार आक्रमण करने लगता है। और 8वां आक्रमण 1010 में होता है। 9 में 7वां आक्रमण और 8वां आक्रमण 1010 में होता है। महमूद गजनवी ने मुल्तान पर फिर आक्रमण किया। एक बार मुल्तान पर आक्रमण किया था जब वहाँ का शासक दाऊद था, और पुनः आक्रमण करता है, और जो शासक दाऊद था जिसे उसने बाद में क्षमा दे दिया था, उसी दाऊद को फिर पराजित करता है और मुल्तान पर अधिकार कर लेता है। इस बार वो दाऊद को क्षमा करके नहीं जाता है, बल्कि मुल्तान पर अधिकार कर लेता है 8वें आक्रमण में। 9वां महमूद गजनवी का 9वां आक्रमण 1011 से 1012 के बीच होता है। ये अपना 9वां आक्रमण थानेश्वर के विरुद्ध करता है। देखिए ये धीरे धीरे अंदर की तरफ इन करता आ रहा है। इसका 9वां आक्रमण थानेश्वर पर होता है। यहाँ चक्रस्वामी मंदिर को उसने लूटा, क्योंकि चक्रस्वामी मंदिर भी धन खजानों का केंद्र बना हुआ था, और इसने 9वें आक्रमण में चक्रस्वामी मंदिर को थानेश्वर के लूटा। 10वां आक्रमण 1012 ईस्वी में होता है। जो 1000 ईस्वी से आक्रमण की श्रृंखला चली है वो पहुंच जाती है 1012 पर, और ये है उसका 10वां आक्रमण। 10वां आक्रमण वो फिर करता है हिंदू शाही राजा आनंदपाल पर। आनंदपाल की अब मृत्यु हो चुकी थी, और आनंदपाल की मृत्यु के बाद अब उसका पुत्र विलोचनपाल गद्दी पर बैठ चुका था, और इसका 10वां आक्रमण आनंदपाल के पुत्र विलोचनपाल पर होता है। विलोचनपाल या त्रिलोचनपाल भी इसको कहते हैं होता है। त्रिलोचनपाल भी महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना नहीं कर पाता है और पराजित हो जाता है। तो 10वां आक्रमण में भी वो सफल हुआ। अब 11वां आक्रमण होता है 1015 ईस्वी में। 11वां आक्रमण कब हो रहा है? 1015 ईस्वी में। 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी अपना 11वां आक्रमण अब आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचनपाल का पुत्र होता है भीमपाल। तो गजनवी 11वां आक्रमण त्रिलोचनपाल के पुत्र जो था भीमपाल उसके विरुद्ध करता है, जो कश्मीर पर शासन कर रहा था। उस समय तक भीमपाल कश्मीर का शासक बन चुका था। तो ये अपना 11वां आक्रमण भीमपाल पर करता है और भीमपाल को पराजित करता है। तो आप देखते जाइए कि लगातार सारे आक्रमण में ये अपने सामने वाले शासक को पराजित कर रहा था, और जितनी बार ये पराजित करता था इसकी हिम्मत और बढ़ती थी। तो भीमपाल को पराजित करता है अपने 11वें आक्रमण में। अब होता है महमूद गजनवी का 12वां आक्रमण 1018 में। 15 के बाद 18 में फिर आता है और करता है 12वां आक्रमण, और ये 12वां आक्रमण गजनवी का होता है कन्नौज पर। कन्नौज उस समय बुलंदशहर का जो शासक था हरदत्त, और एक और शासक था जो महाबन का था जिसका नाम था बुलाचंद। इन दोनों पर संयुक्त रूप से यह आक्रमण होता है, और महावत और बुलाचंद दोनों, हरदत्त और बुलाचंद दोनों इस युद्ध में हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और कन्नौज को गजनवी फिर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, क्योंकि
कन्नौज पर ये पहले भी आक्रमण कर चुका था और कन्नौज पर इसको पुनः आक्रमण करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि कन्नौज पर जब ये आक्रमण करता है तो राजा बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर देता है और कन्नौज गजनवी के कब्ज़े में आ जाता है। इसके बाद गजनवी 2 साल के बाद 1020 में पुनः आक्रमण करता है, जो गजनवी का 13वां आक्रमण था। आक्रमण की सीरीज़ आप देख रहे हैं, लेकिन एक जो बात यहाँ पर आपको नोट करने वाली है कि गजनवी का सारा आक्रमण एक ही क्षेत्र में हो रहा है। गजनवी पश्चिम से बढ़कर उत्तर की ओर आ गया था, गंगा को पार नहीं कर पाया। 13वां आक्रमण जो गजनवी 1020 में करता है, यह आक्रमण उसने किसके खिलाफ किया था? फिर बुंदेलखंड, यहाँ किरात, लोहकोट आदि जो क्षेत्र था, इसको ये अपने 13वें आक्रमण में जीतता है। और जीतने के बाद इसकी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र अभी हमारा है, जिसको उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे, इसके बहुत बड़े भूभाग को ये अपने अधिकार में ले लेता है। लेकिन फिर वही काम करता है, ये वापस चला जाता है और पुनः वापस आता है 1021 में। यहाँ पर 20 में जो हम देखते हैं 13वां आक्रमण और 14वां आक्रमण हम लोग देखते हैं 1021 में। 1021 में 14वां आक्रमण वो कलिंजर के चंदेल शासक के विरुद्ध करता है। चंदेल शासक थे उस समय कलिंजर में और उनके विरुद्ध करता है, और इस युद्ध में चंदेल बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर देते हैं और इसको राजवंश के लिए एक कलंक के रूप में देखा जाता है। जबकि राजपाल जो था कलिंजर का, उसकी हत्या कर दी जाती है इस चौथे आक्रमण में। इस चौथे आक्रमण में उसकी हत्या हो जाती है और इसके बाद होता है 15वां आक्रमण। महमूद गजनवी का 15वां आक्रमण जो 1021 से 22 के बीच में होता है। महमूद इस आक्रमण में पुनः प्रवेश करने की कोशिश करता है पंजाब में, और इस बार उसका मकसद लूट कर जाना नहीं, बल्कि पंजाब की सत्ता को अपने हाथ में लेना, पंजाब की बागडोर अपने हाथ में लेना था। पंजाब पर कब्जा करने के बाद, पंजाब पर अधिकार करने के बाद वो वहाँ एक सिक्का चलाता है जिस पर घुड़सवार तथा नंदी जी जो पहले से प्रचलित था उसको चलाता है। संस्कृत भाषा में अवक्त मेंग अवतार महमूद खुदवाया, यानी कि सिक्के पर घुड़सवार तथा नंदी का चिन्ह। संस्कृत भाषा में अवक्त मेंग अवतार महमूद लिखवाना, ये सब बताता है कि वो वहाँ रहने वाले लोगों की भाषा और उनके चिन्हों का प्रयोग करता है खुद को लोकप्रिय करने के लिए। महमूद द्वारा प्रचलित सिक्के दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध थे, यानी कि अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि दिल्ली वाला सिक्का किसका था, तो महमूद गजनवी का। घुड़सवार और नंदी का चिन्ह किसके सिक्के पर था, तो महमूद गजनवी के। अवक्त मेंग अवतार महमूद किसने लिखवाया था संस्कृत भाषा में, तो महमूद गजनवी ने लिखवाया था। और महमूद के सिक्के का वज़न 56 गिरेन था। महमूद का जो सिक्का था उस एक सिक्के का वज़न 56 गिरेन था। इसके बाद महमूद का सबसे प्रमुख अभियान है जिससे सबसे ज़्यादा हम लोग नज़र डालते हैं, सोमनाथ पर। महमूद ने 1025 से 26 में अपना 16वां आक्रमण सोमनाथ पर किया। सोमनाथ जो कि गुजरात में था। अपने 16वें आक्रमण में उसने सोमनाथ के मंदिरों पर आक्रमण किया, वहाँ से अपार धन संपदा को लूटा, खजाने को लूटा। सोमनाथ जो उस समय भारत में सबसे अधिक धन संग्रह का केंद्र था। कहा जाता है कि वहाँ इतना खजाना था कि अगर भारतीय लोग बैठकर खाते रहते तो कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक वो खजाना कम नहीं होता। वहाँ से उसने धन संपदा लूटी। कहा जाता है कि वहाँ उसने 50,000 ब्राह्मण हिंदुओं का कत्ल भी किया था, कुछ इतिहासकार लिखते हैं। अपार संपत्ति लूटने के बाद वो चला जाता है और जाने के बाद फिर पुनः आक्रमण 1027 में करता है, और ये गजनवी का अंतिम आक्रमण था। जो आक्रमण का अभियान उसने 10,000 यानी कि 10,000 ईस्वी से शुरू किया, वो आके रुकता है 10,027 पर। ये 10,027 का आक्रमण गजनवी का अंतिम आक्रमण था, और इस आक्रमण में उसने जाटों और खोखरों को
दंडित करने का काम किया। भारत पर इस आक्रमण में उसने पुनः सोमनाथ को लूटा जाते जाते और मंदिर को क्षति पहुंचाई थी। सोमनाथ को लूटने के लिए वो 2 बार आया, 16वां आक्रमण और 17वां आक्रमण। ज़्यादातर उसके आक्रमण राजाओं को दंड देने के लिए थे या लूटने के लिए थे। सोमनाथ पर जब वो दूसरी बार आक्रमण करता है 1027 में, तो ये भारत में उसके आक्रमण की अंतिम क्रिया होती है और इसके बाद 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो ये था गजनवी के काल में हुए 17 आक्रमण। अगर हम देखें गजनवी के भारत में प्रभाव, तो महमूद गजनवी का पहला प्रभाव है कि उसके प्रभाव के कारण इस्लाम धर्म का उदय का भारत में प्रचलन बढ़ा, धर्म प्रचार हुआ। भारत का मार्ग अन्य दूसरे देशों के लिए खुल गया, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अन्य तुर्की राजवंश की स्थापना भारत में होती है, गौरी आता है, फिर बाद में मुग़ल को हम देखते हैं, सल्तनत काल में कई वंश को देखते हैं। तो महमूद गजनवी ने भारत आने का मार्ग प्रशस्त किया, धर्म प्रचार किया और कई मायने में महमूद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण था वो इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत में, अगर प्रभाव में हम देखें महमूद गजनवी के, तो जैसे वो अपने साथ कई सारी भारतीय कारीगर को ले गया, जिससे भारतीय कला का प्रसार मध्य एशिया में और दूसरे देशों में भी हुआ। दूसरा प्रभाव हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के भारत आने के कारण भारत की बहुत सारी सुंदर मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ नष्ट हो गईं, कई सारे मंदिर में टूट फूट हो गए, भारत का ख़जाना का दोहन हो गया। लेकिन अगर हम कुछ पॉजिटिव थिंग्स को देखते हैं प्रभाव में, तो गजनवी के साथ कई ऐसे व्यक्ति भारत आए जिन्होंने उस समय के भारत के खगोल, विज्ञान, खनिज, इन सब हुई बातों पर अपनी पुस्तक लिखी, जिससे हमें उस काल की जानकारी मिलती है। जैसे अलबरूनी, जैसे फिरदौसी, जैसे उतबी। भारत में राज परिवारों में जो फूट थी, कहीं न कहीं गजनवी के कारण वो निशाने पर आई और भारतीयों को भी पता चला कि उनकी अनेकता की वजह कर क्या प्रभाव हो रहा है, उन पर आक्रमण हो रहा है। फारसी भाषा का भारत में समावेश हुआ। संस्कृत के साथ साथ भारत में एक प्रचलित भाषा फारसी भी बन गई और अलबरूनी की लिखी हुई किताब किताबुल हिंद, जवाहर फिल जवाहर, कानून मसौदी, ये सब भारतीय इतिहास को जानने का एक बहुत अच्छा साधन के रूप में आज हमारे पास है। तो हम गजनवी के प्रभाव को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मायने में देखते हैं। तो ये तो बातें थी महमूद गजनवी की, महमूद गजनवी का शासनकाल, उसके आक्रमण और उसके प्रभाव। अब जाते जाते बारी है आज के प्रश्न की। आज का हमारा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की शयनयान यानी कि लेटी हुई प्रतिमा, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा, गौतम बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी शयनयान प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है और उसकी लंबाई कितनी है? ये प्रश्न आपके लिए आज का प्रश्न है। इसके उत्तर अपने कल के वीडियो में मैं दे दूंगी। आज का प्रश्न आप ध्यान से देख लिया, सुन लिया कि गौतम बुद्ध की भारत में सबसे लंबी शयनयान प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है और इसकी लंबाई कितनी है? इसका उत्तर कल के वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और यदि पेज पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें।